वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर सीबीसीएस स्टूडेंट के लिए और क्लास 11th स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सो एक नया आज के सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। अभी इस सेशन में हम सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को जानने के लिए पहले हमें एक टर्म को समझना होगा और वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जनरली रिएक्शंस दो तरह का होते हैं। सो इन जनरल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, रिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिवर्सिबल रिएक्शन मींस द केमिकल रिएक्शंस इन which take place in both directions, that is from reactant to product or product to reactant under similar conditions are called reversible reactions। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? वह रिएक्शन जो दोनों साइड में होता है, दोनों साइड में रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड देन प्रोडक्ट इज रिवर्ट बैक टू रिएक्टेंट, तब हम उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन। जैसे कुछ मान लीजिए हमने ए को बी में चेंज किया, ये ए को बी में चेंज किया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और फिर प्रोडक्ट को हम रिवर्ट बैक वापस फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर सके, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। मतलब जो दोनों डायरेक्शन में होता है, रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर प्रोडक्ट को रिवर्ट बैक टू reactant। ठीक है, so in such reactions the product also react with each other and produce reactant again, so reactant to product and then product to reactant। इसलिए ऐसे रिएक्शन को it is represented by putting a double arrow। इस तरह का एरो लगाते हैं और जहां भी आपको इस तरह का एरो दिखाई दे तो हमें समझ जाना है कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा और फिर प्रोडक्ट हमको वापस रिएक्टेंट में मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए दो एरो यहाँ पे है। एक एरो जो लगाते हैं हाफ एरो, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड। सो फॉरवर्ड का मतलब होता है बेसिकली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एज यूजुअल, जो रिएक्शन की डिफिनेशन है। ठीक है, और एक दूसरा एरो लगाते हैं लाइक दिस, इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। सो बैकवर्ड इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट जो है अब वो कन्वर्ट हो रहा है वापस रिएक्टेंट में। यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए लगाते हैं कि प्रोडक्ट इज रिवर्ट बैक टू रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमें दोनों एक साथ हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यहाँ में डबल एरो लगाते हैं। तो ये डबल एरो हमें इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में ही। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम can be applied only for reversible reactions। The reaction proceed from left to right is conventionally called forward reaction, जिसको मैंने यहाँ लिखा left to right मतलब reactant to product। तो forward का मतलब क्या है? reactant to product and the opposite one that is from product to reactant proceeding from right to left और product to reactant उसको बोलते हैं backward reaction। तो backward कहने का मतलब product to reactant हो गया, ये backward हो गया। फॉरवर्ड कहने का मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स फॉर सम रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड गैस एसोसिएट होगा हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस और इसी हाइड्रोजन आयोडीन गैस को हम वापस मिक्स कर दे तो फिर ये हमको HI बना देता है। ठीक है, उसी तरह PCl5 जब इसको गर्म करते हैं तो PCl5 को हीट गर्म करते हैं, थर्मल डिसोसिएशन, तो PCl3 प्लस Cl2, फिर ये दोनों गैस आपस में मिलके PCl5। ठीक है, एंड दिस इज द वेल नोन रिएक्शन हैपर प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस टू NH3। तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है और फिर उसी अमोनिया को डिसोसिएट करे तो ये फिर अपने रिएक्टेंट्स दैट इज नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। 2SO2 प्लस O2 SO3 और फिर ये SO3 वापस। ठीक है, ये सब गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन CO प्लस H2 फिर ये वापस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फिर अमोनिया
प्लस H2S और ये फिर वापस, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल्स थे जो दोनों डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक और नाम आता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो जस्ट उल्टा कर दीजिए, मींस द केमिकल रिएक्शंस व्हिच प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन दैट इज आल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शन। इसको एक वर्ड में कह सकते हैं यूनिडायरेक्शन। तो यूनि का मतलब होता है एक, तो जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, और वो एक डायरेक्शन क्या होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली आर कॉल्ड रिवर्सिबल, सॉरी आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ में एर लगा लीजिए, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। So the chemical reactions which proceed in only one direction or unidirectional, that is forward direction, means reactant to product. Product फिर वापस हमको reactant में convert नहीं होगा, उसको बोलते हैं irreversible reaction. In such reactions, the products do not react together to produce reactants again. That is, reaction does not proceed in backward direction. ये वापस नहीं आता, फिर product फिर से react करके वो reactant में convert नहीं होता है। इसीलिए इन सच रिएक्शन द एरो, एक यहाँ पे एरो लगाते हैं, इज प्लेस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड जब इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो सॉलिड होता है, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड है और ये O2 गैस है। फिर अगर हम पोटेशियम क्लोराइड और O2 को रिएक्ट करें तो ये पोटेशियम क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं होगा। इसी तरह अमोनियम नाइट्राइड N2+H2O, इन दोनों को रिएक्ट करने से अमोनियम नाइट्राइड नहीं बनता। सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl आयनिक रिएक्शन कह सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर इसको इसके साथ मिलाने से ये वापस नहीं आता, ठीक है। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, दैट इज फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फिर हमको रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, ये हमें नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनको हीटिंग, उसको एक वर्ड यूज करते हैं थर्मल डिसोसिएशन। जैसे अमोनिया का, PCl5 का, तो अगर थर्मल डिसोसिएशन वर्ड आया है तो ये थर्मल डिसोसिएशन का मतलब हो गया रिवर्सिबल। और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं जैसे ये पोटेशियम क्लोराइड, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। सो दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। दोनों में हीटिंग का ही काम है, दोनों में गर्म करते हैं, बट वर्ड दोनों का अलग अलग है। तो एक डिफरेंस यहाँ में ये भी कर सकते हैं कि अगर थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड इज यूज्ड, इफ थर्मल डिकम्पोजिशन वर्ड इज यूज्ड, then reaction must be irreversible. And if thermal dissociation word is used, like ammonia, PCl5, HI, तो उसको the reaction must be reversible in nature, ठीक है। यहाँ में फिलहाल इस चैप्टर में हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन को ही कंसर्न करेंगे, लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ में स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ में आते हैं इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। देखिए इक्विलिब्रियम एक्चुअली कई तरह का होता है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब वेयर फिजिकल स्टेट्स आर इन्वॉल्व, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सीधा एग्जांपल है कि अगर हम फ्रिज से आइस ट्रे को बाहर निकालें, ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म, दैट इज वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस है, उसकी मेल्टिंग शुरू होगी, लिक्विड होगा। फिर उसी को वापस अगर हम फ्रीजर में डाल दें तो फिर वो लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो जहां हमें फिजिकल स्टेट आता है उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग और फिर लिक्विड से सॉलिड, दैट इज फ्रीजिंग। उसी तरह लिक्विड से वेपर, दैट इज नोन एज वेपराइजेशन। लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। और फिर ये वेपर वापस लिक्विड, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये बोलते हैं सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। हमें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है। सो कंसीडर ए जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन इन ए क्लोज्ड वेसल। एक क्लोज्ड कंटेनर है, उसमें एक रिएक्शन करा रहे हैं और वो रिवर्सिबल है, A+B C+D, इसलिए हमने रिवर्सिबिलिटी का साइन लगाया है, ठीक है। अभी इन एनी केमिकल रिएक्शंस इनिशियली वी हैव ओनली रिएक्टेंट, हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ हमारे पास रिएक्टेंट है, नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट, ठीक है।
सारा केमिकल लैब में रखा है, स्टोर में रखा होता है, बट कोई रिएक्शन नहीं होता जब तक हम लैब में जाके रिएक्शंस ना कराएं, टेस्ट ट्यूब लेंगे, बीकर लेंगे, किसी ए और बी को मिक्स करेंगे, तब वो हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक है, सो इनिशियली या और विद द पैसेज ऑफ टाइम एज रिएक्शन प्रोसीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या होता है, घटता है। एक ग्राफ यहाँ पे दिखाते हैं टाइम और कंसंट्रेशन से। रिएक्टेंट के लिए ये कंसंट्रेशन है और टाइम में ग्राफ खींचे, एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का। और व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, so therefore the rate of reaction is defined as change in concentration of reactant or product per unit time। ठीक है, so rate of forward reaction या basically rate of reaction ये chemical kinetic chapter का है, बट यहाँ में just define कर देते हैं change in concentration of reactant or product per unit time। ठीक है, तो reaction होने का मतलब है कि there must be change in concentration of reactant or product। ठीक है, सो कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को चेंज होना है। जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हमें रेट नहीं मिलेगा। जैसे गाड़ी अगर कोई भी कार बाइक पार्किंग में खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, टाइम के पास होता है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे रिएक्शन के साथ प्रोसीड कर रहा है, अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस नो रिएक्शन। ठीक है, so in any chemical reaction the rate of forward reaction is decreasing while the rate of backward reaction goes on increasing। since concentration of reactant decreases तो mathematically क्या हो गया, rate of forward घटेगा, concentration of product increases तो rate of backward ठीक है बढ़ेगा। ultimately a stage comes when the rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction and this state is known as equilibrium state। तो एक की वैल्यू घट रहा है और एक की वैल्यू बढ़ रहा है, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, so thus chemical equilibrium in a reversible reaction is the state at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction and at the constant equilibrium state of equilibrium concentration of reactant and product do not change with time is called the equilibrium state। so what do you mean by chemical equilibrium? So chemical equilibrium in any reversible reaction is the state at which the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction and the concentration of reactant and product do not change with the time। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट का कमती आ रहा है, प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। एक ऐसा स्टेज आएगा जैसे हमारे यहाँ से इसको घट रहा है और ये नीचे से बढ़ रहा है, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां में दोनों बराबर होगा, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसी को ग्राफ से दिखाएं तो देखिए कंसंट्रेशन और टाइम या रेट ऑफ रिएक्शन टाइम पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रिएक्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैक्सिमम। तो जैसे सपोज एक मैथमेटिकल एग्जांपल यहाँ पे ले लें कि A से B मान लीजिए हम चेंज कर रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है, व्हेन T इक्वल टू 0 मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है। जैसे सपोज हमारे पास कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है, ये कितना होगा 0। हर 5 मिनट के बाद अगर हम रिएक्शन को स्टॉप करें, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 2 है, 2 मोल्स आएगा, तो ये कितना आएगा दिस माइनस दिस, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है कहीं से उड़ के नहीं आएगा, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये हो गया 8। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये 3 आएगा, जैसे ये 3 मोल बन रहा है 10 मिनट के बाद, ये कितना होगा 7, ये 4 होगा तो ये कितना होगा 6, अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा 5, अगर ये 6 है तो ये कितना होगा 4, अगर ये 7 है तो ये कितना होगा 3। ठीक है, तो क्या देखते हैं, the concentration of reactant decreases while concentration of product increases। तो reactant का घट रहा है और प्रोडक्ट का बढ़ रहा है, इसमें एक ऐसा स्टेज आ रहा है जहां में दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है,
और उसके बाद क्या देखिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट का कम हो गया, इसलिए रिएक्शन जो होता है यहाँ से बैकवर्ड, मतलब प्रोडक्ट डिवॉल्व बैक टू रिएक्टेंट, डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन और इसको फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पहले ज्यादा है, देखिए व्हेन t इक्वल टू 0 तो ज्यादा होगा, जैसे जैसे टाइम पास करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटेगा या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, प्रोडक्ट का 0 होगा, फिर जैसे जैसे टाइम पास करेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे दोनों का बराबर हो गया, तो ये वो टाइम है जहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, और ये वो वैल्यू होगी जहां पे दोनों का इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए दिस सेम है, तो दिस इज द at equilibrium rate of forward reaction equal to rate of backward reaction। ठीक है, so equilibrium का मतलब हो गया then when rate of forward equal to rate of backward, क्योंकि एक का घट रहा है और एक का बढ़ रहा है, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां में दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को फिजिक्स में थर्मल इक्विलिब्रियम में एक वर्ड यूज करते हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जैसे कुछ मान लीजिए एक आपने कोई हॉट वाटर सिस्टम रखा है, गर्म पानी लिया जैसे कुछ और ठंडा पानी लिया, ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर बॉडी, तब तक आएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो गया, जब तक टेम्परेचर दोनों का बराबर नहीं है इसका मतलब हीट का फ्लो होगा, और हीट का फ्लो कहाँ होगा, यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर, कुछ समय बाद क्या होगा, वो दोनों इक्विलिब्रियम में आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, या दोनों का टेम्परेचर बराबर है, जैसे एक का मान लीजिए 80 डिग्री था, एक का 40 डिग्री था, तो 80 डिग्री वाले में से हीट फ्लो करेगा 40 डिग्री में, कब तक, जब तक कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कई तरह का आता है, ये टर्म्स आगे आता रहेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है कंसंट्रेशन, एक का घट रहा है और एक का बढ़ेगा, तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ में दोनों बराबर होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का रेट सेम हो, तो जिस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो जिस रेट से वो डिसअपीयरेंस हो रहा है रिएक्टेंट का और जिस रेट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों का स्पीड बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, तो कंडीशन भी कर सकते हैं इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट ये है, द केमिकल इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अटेन्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर, सो दिस इज ए नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, कि अगर सिस्टम को, किसी सिस्टम को अगर हमें या रिएक्शन को हमें इक्विलिब्रियम पे लाना है, तो जनरली इट मस्ट बी कैरीड आउट इन ए क्लोज्ड कंटेनर और ए क्लोज्ड वेसल। ओपन सिस्टम जो होते हैं जनरली वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होते। ठीक है, जैसे पानी को हम ओपनली बॉयल करें तो जो वाटर वेपराइज होगा वो फिर लिक्विड से वेपर स्टेट में चला गया। ठीक है, बट उसी को अगर हम ढक दें, ठीक है, तो वो फिर कंडेंस होगा, फिर वो नीचे लिक्विड ड्रॉप्स के रूप में आएगा। ठीक है, सेकेंड, द इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन, मतलब ये दोनों साइड से हम पा सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया देगा, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करें, हम पीछे एग्जांपल लिया था, तो ये हमें अमोनिया देगा, तो ये अमोनिया बनाता है, दिस इज वेल नोन रिएक्शन हैबर्ट प्रोसेस, और फिर इसी अमोनिया को अगर हम डिसोसिएट करें तो फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देगा, हमें इक्विलिब्रियम दोनों साइड से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन डायनेमिक। तो डायनेमिक इन नेचर मतलब बोथ द रिएक्शन मूव विद सेम स्पीड, डायनेमिक किस होता है, मोबाइल, जो स्टैटिक नहीं होगा, मतलब एक रिएक्टेंट लिया तो ये प्रोडक्ट में चेंज होगा और फिर ये प्रोडक्ट रिवर्ट बैक ए, ये चलता रहेगा, ए से बी, बी से ए, कभी भी स्टैटिक मोड में नहीं आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल in the reaction between H2 and I2 hydrogen and iodine to form Hi, the color becomes constant because the concentration of H2, I2 and Hi becomes constant। तो हाइड्रोजन लिया, आयोडीन लिया, दोनों का कंसंट्रेशन घटेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर आप उल्टा अगर Hi लेंगे तो उसका कंसंट्रेशन घटेगा और इन दोनों का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट, at the state of equilibrium, the rate of forward equal to rate of
backward, and the system has maximum stability and having minimum energy content. तो किसी सिस्टम की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें होती है? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, A catalyst does not alter the state of equilibrium. ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैटलिस्ट जनरली किसी भी थर्मोडायनेमिक और एनर्जेटिक पैरामीटर को चेंज नहीं करता है। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, सो केपी केसी नथिंग किसी को भी चेंज नहीं करता है। डेल्टा जी डेल्टा एच सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। सो कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, बट इट हेल्प्स इन अटेंडिंग इट रैपिडली। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, जो पीछे ग्राफ बनाया था, तो इसको मैं इरेज कर लूं एक सेकेंड के लिए। अब देखिए, यहाँ पे इसको मैंने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है, तो इसको बोलते हैं अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। सो ये है अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, अब अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा? वही रिएक्टेंट, तो इसके लिए ग्राफ जो आएगा वो लाइक दैट। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये आया, कैटलिस्ट यूज किया, ये आया। प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ये उसके लिए ग्राफ ये आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि अगर कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये लाइक दैट, वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट, तो कैटलिस्ट यूज करेंगे तो लाइक दैट ये है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं catalyzed reaction या reaction in the presence of catalyst, catalyzed reaction। ये हो गया catalyzed reaction। और ये जो बोल्ड वाला बना है इसको बोलते हैं uncatalyzed reaction या the absence of catalyst। तो एक्चुअली कैटलिस्ट करता क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पे in the absence of catalyst। ठीक है, देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, जिस रेशियो से फॉरवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज करेगा उसी रेशियो से बैकवर्ड को भी कैटलाइज करेगा। ठीक है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी यही था, अभी भी यही है। ठीक है, फर्क क्या पड़ा? देखिए, मान लेते हैं कि ये सपोज 20 मिनट्स था, तो अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी फास्टर। तो पहले ही इतना में 20 में आ रहा था, अब मे बी ये 10-15 लाइक दैट 10 मिनट 15 मिनट पे आएगा, तो थोड़ा सा टाइम कमती होगा, मतलब इक्विलिब्रियम का अटेनमेंट है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, सो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, सिर्फ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम को फास्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि जिस रेशियो से वो फॉरवर्ड को कैटलाइज करेगा उसी रेशियो से बैकवर्ड को भी कैटलाइज करेगा। ठीक है, जैसे कोई आपसे एक मैथमेटिकल एग्जांपल कि 5/7 और 10/14 दोनों में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पूछा जाए 5/7 और 10/14 दोनों में कौन बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर, किसकी वैल्यू ज्यादा है? क्योंकि ये हम जनरली रूल पढ़ते हैं कि अगर नोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है? 5/7 10/14 दोनों एक्चुअली बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें भी क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो फॉर्म तो बदल गया बट वैल्यू वही रहा। वही काम यहाँ में कैटलिस्ट करता है, जिस रेशियो से फॉरवर्ड को कैटलाइज करेगा मतलब इसको 2 टाइम्स करेगा, तो बैकवर्ड को भी 2 टाइम्स करेगा, तो ओवरऑल चेंज क्या हो गया, अनचेंज हो गया। ठीक है, तो याद रखिए कैटलिस्ट किसी भी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को चेंज नहीं करता है, नाइदर डेल्टा जी डेल्टा एस डेल्टा ई केपी केसी नथिंग, सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है। ठीक है, so equilibrium कहिए कि catalyst does not alter the state of equilibrium but it helps in attaining it rapidly. At equilibrium the concentration of each of the reactants and the product becomes constant. ठीक है, with the particular time उस particular time पे उनका concentration same होता है। ठीक है, and the most important thermodynamic criteria for chemical equilibrium. When a chemical reaction takes place spontaneously, the concentration of the reactant and the product change while the free energy of the system decreases. एक थर्मोडायनेमिक का है फ्री एनर्जी, डेल्टा जी जिसको बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी।
ठीक है। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं इसके लिए थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जब वहाँ में, तो वीडियो आएगा वहाँ में डिस्कस करेंगे कि अब जी को डिफाइन करते हैं, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर इंटर रिलेटेड भी है। तो गिव्स फ्री एनर्जी को डिफाइन करते हैं जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, इसको एंथैल्पी बोलते हैं और इसको एंट्रोपी बोलते हैं। और ये फ्री एनर्जी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टोटल एंथैल्पी, एंथैल्पी इज टोटल हीट, और टी इनटू एस मतलब अनअवेलेबल एनर्जी, जो हमें वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कितना हमें फ्री है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, उसी को गिब्स ने गिव्स फ्री एनर्जी नाम दिया था। ठीक है, तो ये एक सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया है कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, तब वो स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब वो फिजिबल होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा। ठीक है, so eventually the free energy reaches to a minimum and the system comes to a state of equilibrium। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आते हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होता है वो घटता है घटता है घटता है। ठीक है, और घट के जब इक्विलिब्रियम पे आते हैं जहाँ पे दोनों का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट बराबर होता है, तो वहां में कहते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो जीरो। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर zero. This is the necessary and sufficient condition for a reaction to be at equilibrium। ठीक है, so thermodynamic criteria for chemical equilibrium, एक वर्ड में कह सकते हैं कि आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कंडीशन फॉर chemical equilibrium, तो डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है वो रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम पे होगा। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फीजिबल, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है एंड अपवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, सो थर्मोडायनामिकली क्राइटेरिया की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू जीरो। Limitation of equation of chemical equilibrium, so there are some limitation for the chemical equilibrium equations. First, it is not possible to know the time taken to attain the chemical equilibrium by observing the equation of chemical equilibrium। तो chemical equilibrium जो होता है या equation of chemical equilibrium, हम उससे हमें ये नहीं पता चलता कि उस chemical equilibrium को attain करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब वो स्लो होगा या फास्ट होगा। ठीक है, ये हमें टाइम नहीं बताता, सीधा सीधा फर्स्ट पॉइंट कहेंगे, टाइम फैक्टर के बारे में ये कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। The chemical equilibrium equation does not give an indication of the rate at which the state of equilibrium is attained and the condition that favors the process of attaining chemical equilibrium। सेकेंड, ये हमें रेट के बारे में नहीं बताता। एंड थर्ड, the equation of chemical equilibrium does not give a clear indication of the fraction or yield of the reactant that are being converted to product at the time of equilibrium। For example, ये रिएक्शन है N2O4 to NO2। अब यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें से कितना परसेंट यहाँ में है या कितना परसेंट यहाँ में है। ठीक है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है डायनेमिक इन नेचर है, तो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ से हमें नहीं पता चलता है इस रिएक्शन से, इक्वेशन से, केमिकल इक्विलिब्रियम से कि ये कितना परसेंट, इसका फ्रैक्शन क्या है, यील्ड क्या है, रिएक्टेंट 60% है या 40% है या 50% है या 30% है। सो लिमिटेशंस की बात करें तो जस्ट इन ए नटसेल समरी, ये टाइम नहीं बताता, रेट नहीं बताता, उसी के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स एंड देन फ्रैक्शन या यील्ड नहीं बताता है। ठीक है, तो सीधा सीधा पहले ओल्ड सिलेबस में था, टाइम नहीं बताता, रेट नहीं बताता और फैक्टर या फ्रैक्शन या यील्ड नहीं बताता रिलेटेड टू प्रोडक्ट। ठीक है, सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बैकबोन ऑफ दिस चैप्टर इज लॉ ऑफ मास एक्शन। so most important law of mass action, so the quantitative relationship between reaction rate and concentration first initiated by C.N. Goldberg and P. Waage 1867। ठीक है, so it was first proposed by Goldberg and Waage। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन, ये केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको मिलता है। ठीक है, so according to this law, the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass। एक वर्ड यहाँ पे डिफाइन किया गया है, एक्टिव
mass, and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of the reacting substance. ठीक है, so according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to active mass of reactant, and if more than two or more than two reactants are present, then the rate is directly proportional to product of the active masses of reactants. ठीक है, और काइनेटिक्स में भी हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, सो जस्ट सपोज कंसीडर द रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट. तो इसके हिसाब से क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, तो ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए. ठीक है, rate at which B reacts is directly proportional to active mass of B. So overall rate of reaction की बात करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा A into B, और इस साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट कांस्टेंट. सो K is known as रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर यहाँ में A plus B plus C होता, 3 होता, तो हम क्या लिखते हैं, रेट is directly proportional to concentration active mass of A into active mass of B into active mass of C. ठीक है, जैसे सपोज अगर मान लीजिए यहाँ में 2A और एक ही रिएक्टेंट है बट 2 है, इसका प्रोडक्ट लिखा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. अब हम इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, यहाँ में क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट मतलब K एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं या एक्टिव मास इसका पावर 2. तो यहाँ पे इन जनरल जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हमें कहाँ में लेके जाना है, पावर में. ठीक है, सो हेंस फॉर ए जनरल रिएक्शन ये हमें लिखना आना चाहिए, तभी Kp Kc उसके न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं. So A plus B plus C. Small a, small b, small c represents the number of moles of the reactants A, B and C. The stoichiometry of reaction भी इसको बोलते हैं. So according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to A, active mass of A, उसका power A. जो भी आपको यहाँ में आगे कोफिशिएंट, ठीक है, उसको हमें रेज टू पावर, जो भी यहाँ में है रेज टू पावर, जो भी यहाँ में है रेज टू पावर. ठीक है, सो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, सीधा सीधा. एंड इफ 2 or more than 2 reactants are present, then rate of reaction is directly proportional to product of the active masses of reactants. ठीक है, तो एक है तो एक ही के साथ होगा, 2 है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A into B, 3 है A, B, C, rate of reaction is directly proportional to active mass of A into active mass of B into active mass of C. अगर एक ही रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हमें कहाँ लेके जाना है, पावर में. ठीक है, सो इन जनरल मैंने यहाँ लिख दिया A plus B plus C. इसका नंबर ऑफ मोल्स A है तो रिएक्टेंट A के पावर A, रिएक्टेंट B का पावर B, रिएक्टेंट C के पावर C. ठीक है, एक्सप्रेशन आगे लिखेंगे जब Kp Kc पढ़ेंगे. अब यहाँ पे एक्टिव मास क्या है, तो देखिए इस अलग अलग चैप्टर में इसका अलग अलग कॉन्सेप्ट है. जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो इसको मोलरिटी, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन, जब इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं एक्टिव मास. बट बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है, दैट इज द टर्म एक्टिव मास रेफर्स द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस. और मोलर कंसंट्रेशन हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से. ठीक है, that is number of moles dissolved per liter of solution, जिसको हम लोग सॉल्यूशन सेक्टर में मोलरिटी पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में मोलर कंसंट्रेशन पढ़ते हैं. सो एक्टिव मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर. ये ध्यान देना हमें, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर. जनरली हमें ml में दिया होता है क्वेश्चन में, उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा. The active mass of solid is constant and generally taken as unity. For solid, active mass is taken as unity. इसको जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज जनरली रिटन एज लाइक दैट. ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट और बाय CR. C is known as concentration.
फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी। तो इसके लिए अगर हमें लिखना होगा एक्टिव मास तो क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ ए मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी, एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, और सीधा सीधा कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिव मास क्या है, वही है जो मोलर कंसंट्रेशन पढ़ते हैं, वही है जो मोलैरिटी पढ़ते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यही चीज यहाँ पे एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। लिखने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, तो आप मोलर कंसंट्रेशन पढ़िए या एक्टिव मास पढ़िए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन टू द केमिकल इक्विलिब्रियम। सो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं या सीधा सीधा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को इस केमिकल इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करते हैं। So let us consider a reversible reaction A plus B, C plus D. Let the active masses of A, B, C and D. Active mass of A, active mass of B, C and D. Clear? According to law of mass action. देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या था, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये एक हाफ एरो लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, और एक होता है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट जिसको बोलते हैं बैकवर्ड। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि यहाँ से ये हमें केपी केसी मैथमेटिकल इस चैप्टर का। देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ में रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट क्या है, ए और बी। ठीक है, इस साइन को लाएंगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, और एफ फॉर फॉरवर्ड। ठीक है, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इसको शॉर्ट में हम कहीं आर एफ भी लिख सकते हैं, आर एफ, के एफ इंटू ए इंटू बी, वेयर के एफ इज द रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। नाउ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बैक का मतलब क्या है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। देखिए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट क्या हो गया, सी और डी, क्योंकि अब यहाँ से रिएक्शन वापस आएगा ना, तो वापस आने का मतलब है कि आप प्रोडक्ट इज रिवर्ट बैक टू रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट हो गया, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट हो गया, बट फॉर फॉरवर्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसलिए यहाँ में लिखा है कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, सी और डी। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर बी इक्वल टू के बी इंटू सी डी, where Kb is known as rate constant for forward reaction। ठीक है, क्लियर। अब इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या है या बेसिक डिफिनेशन हमने क्या पढ़ा था, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या था, के एफ इंटू ए बी, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या था, के बी इंटू सी डी, और यहाँ से इसको हमने इधर लेके आइए तो के एफ बाई के बी, ये क्या होगा, इधर आएगा तो सी डी बाई ए बी। द रेशियो के एफ, देखिए कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, ये क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट यहाँ मान लिया के, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और लिखते क्या है, सी डी अपॉन ए इंटू बी। ठीक है, so this K is called the equilibrium constant which varies with the temperature of the reaction. At this temperature the constant K will have a definite value depending on the nature of reaction। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि नो डाउट रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो हमें ये और भी क्लियर आएगा। ठीक है, तो दो कांस्टेंट हमारे पास था, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड। कांस्टेंट पर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज नोन एज अनदर कांस्टेंट, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लिखते हैं, एक कांस्टेंट आता है तो ये होता है R by Na। R is known as gas constant और Na is known as Avogadro number। तो ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज नोन एज अनदर कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट का नाम है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा के, इसको लिख देते हैं। तो इट मे बी रिप्लेस बाय कांस्टेंट के व्हिच इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉइंट देखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम क्या लिखेंगे,
यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब हो गया दिस वन। रेट हमें दिया रहेगा फॉरवर्ड का बैकवर्ड का, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर 1। नंबर 2 लिखने के लिए तरीका, ठीक है। In general, if the reversible reaction is represented as AA plus BB, CC plus DD, जैसे मैंने पीछे निकाला वैसे आप इसको भी निकाल सकते हैं। यदि रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे सपोज, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर हम यहाँ लिखेंगे वो लेके आएगा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड इनटू एक्टिव मास ऑफ A, इसका पावर A इनटू एक्टिव मास ऑफ B, इसका पावर B। और रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए लिखेंगे सेम चीज, तो यहाँ से क्या मिलेगा रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड इनटू बस जो पावर है नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप पावर में लगा लीजिए, बाकी जैसे पीछे किया था, ठीक है। तो ये इन जनरल है, मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ मैक्सिमम को लगा के। अब इक्विलिब्रियम पे दोनों को बराबर कर देंगे, देन ये आएगा, ठीक है। तो इन जनरल रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखने की बात आएगी, तो रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू KF बाय KB, और लिखने के लिए क्या है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हमेशा प्रोडक्ट ऊपर रहेगा ये याद रखना है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हमें एक्सप्रेशन लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, सो एक्टिव मास और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कहाँ में जाएंगे रेस टू पावर, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, ठीक है। नाउ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन टेंपरेचर इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशन, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट दैट इज KF फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब KF एंड KB। तो जो पीछे लिखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं KF डिवाइडेड बाय KB। सो हमें KF बाय KB, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और दूसरा डेफिनेशन भी है, इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, which with each concentration term raised to a power equal to a stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। इतना बड़ा जो टेक्स्ट लिखा उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हमें पावर में लाना है, ठीक है, ठीक ना। तो एक्सप्रेशन की बात आएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑलवेज नो एक्सेप्शनल, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे रेज टू पावर, ठीक है। और जब आपको रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछेगा, तब हमें क्या करना है फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय बैकवर्ड, क्लियर, ठीक है। जैसे अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखा था उसको बेसिकली हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं KC, सो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, ठीक है, जिसको हम जनरली मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं, तो C फॉर कंसंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज नोन एज KC। तो यहाँ में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, एक्टिव मास एंड मोलर कंसंट्रेशन, तो मोस्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज KC। सेकंड टर्म यूज करते हैं KP, P फॉर पार्शियल प्रेशर, if reactants and product are in gaseous state, the equilibrium constant may be written in terms of partial pressure of reactant and product। देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ C उसका पावर C, आप यहाँ ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ D उसका पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A उसका पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B उसका पावर उसका पावर B। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है, where Kp is the equilibrium constant in terms of partial pressure, Pa, Pb, Pc and Pd are the partial pressure of these reactants A, B and product C, D respectively। तो जब मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव मास को हम Kc लिखते हैं तो Kc लिखते हैं, जब पार्शियल प्रेशर के टर्म में आएगा तो Kp लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। एक थर्ड टाइप है जिसको हम बोलते हैं Kx,
So if the concentration of a species is expressed in terms of mole fraction, this is also a unit to express the concentration. Then equilibrium constant is denoted by Kx. एक्चुअली का ही पढ़ते हैं बट x चलिए थोड़ा सा x को फिर से लिखते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे क्या है, पार्शियल प्रेशर की जगह पे मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C उसका पावर C, मोल फ्रैक्शन ऑफ D उसका पावर D, मोल फ्रैक्शन ऑफ A उसका पावर A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B उसका पावर B, मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जनरली तीन तरह का हो गया, Kc, Kp एंड Kx, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर डिफरेंट रिएक्शन, जैसे ये PCl5, PCl3, Cl2। तो Kc अगर हमें लिखना है तो क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 into Cl2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। यहाँ में नंबर ऑफ मोल्स आगे को देखना है, कुछ नहीं है, पावर 1 पावर 1 पावर 1, N2 plus 3H2 2NH3, तो प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया, इसका पावर 2, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पावर 2, यहाँ में नाइट्रोजन आगे में देखिए कुछ नहीं है, द पावर 1, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ में क्या है 3, ये हो गया पावर 3। देखिए ये 2 और ये 2 नहीं है, दिस इज एटॉमिसिटी, हमें क्या देखना है, कोफिशिएंट देखना है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मोल्स, ठीक है। उसी तरह Kp लिखना है, देखिए उसी रिएक्शन का थोड़ा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया उसका पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन उसका पावर नथिंग, कुछ नहीं यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन उसका पावर 3, उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 उसका पावर 2, क्योंकि प्रोडक्ट पहले आएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 उसका पावर 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 उसका पावर 2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है। चलिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अभी तक जो फिलहाल पढ़ा है, जैसे कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्टिव मास हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो NaOH का वेट आपको दिया है, मतलब W दिया है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, इसको लीटर में चेंज कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 1000 एंड देन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। कैलकुलेट द एक्टिव मास ऑफ 12.7 ग्राम ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ द रिएक्शन बेसिस। ऑलरेडी यहाँ वॉल्यूम आपको लीटर में दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। तो 12.7 ग्राम ऑफ आयोडीन, तो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर मास 254, mass divided by molar mass, number of moles, volume is 2 liter ऑलरेडी है तो रख के डिवाइड कर लीजिए एक्टिव मास, ठीक है। फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर दिस एंड दिस। अब आपको यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट दिया है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दिया है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, वी नो दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्वल टू Kf बाई Kb, कुछ नहीं करना है, Kf की वैल्यू दिया है, Kb की वैल्यू दिया है, रख के सॉल्व कर दिया, ये मिल गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अभी जो ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम का, तो इसमें हमने रिवर्सिबल रिएक्शन, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सिर्फ हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही सोचना है, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, rate of forward equal to rate of backward, concentration of reactant equal to product and do not change with time, characteristics और condition of equilibrium पूछेगा तो पॉइंट पे लिख दीजिए, क्लोज बेसल होना चाहिए, डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है, डायनेमिक इन नेचर है, मैक्सिमम की स्टेबिलिटी सिस्टम की एक सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम पे होता है, इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड एंड देन ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। देन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है इसको पढ़ा, लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा, एक्सप्रेशन लिखने के लिए क्योंकि न्यूमेरिकल हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन तरह का पढ़ा, Kp, Kc और Kx, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक्टिव मास क्या है उस पे से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वहां में Kp, Kc मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर का, ठीक है। तो Kp, Kc में रिलेशन निकालेंगे, वहां से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एंड देन
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अदर कॉम्पिटिटिव बोर्ड का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और यस, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। जो भी आपको डाउट है, ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया, कौन सा पॉइंट में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। केपीकेसी रिलेशन इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाय।